चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। बैठो, आप लोग को याद करना है, जो बताया जा रहा है उसको याद नहीं कीजिएगा तो कहाँ से कुछ फिर आगे समझ में आएगा। इसलिए पीछे जो कंप्लीट कराया जा रहा है उसको क्लियर करते जाओ, याद करते जाओ, ठीक है। जैसे कल हम लोग इसके पिछले पार्ट को समझे थे, पादप ऊतक के बारे में पढ़े थे। पादप ऊतक के विषय में हम लोग पढ़े कि दो प्रकार के होता है, एक विभाज्य ऊतक होता है, एक सरल ऊतक जो है, एक सरल ऊतक होता है, एक जटिल ऊतक होता है। तो सरल ऊतक में हम लोग पढ़े कि विभाज्य ऊतक होता है और जो है अस्थाई सरल अस्थाई ऊतक होता है। इसके बाद विभाज्य ऊतक में शीर्षस्थ पढ़े, इसके बाद उसको पार्श्व विभाज्य पढ़े और पढ़े एक अंतर्विष्ट पढ़े ना। उसी प्रकार से फिर सरल में हम लोग पढ़े जो है पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेरेन्काइमा, ये सब पढ़े। इसके बाद उसमें और पढ़े थे, क्या पढ़े थे, क्यूटिन के बारे में पढ़े थे, एपिडर्मिस के बारे में पढ़े थे, लिग्निन के बारे में पढ़े थे और एक और सुबेरिन के बारे में पढ़े थे। तो ये सब आपको याद करके रखना होगा, नहीं याद कीजिएगा तो कहाँ से समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। स्टोमेटा के बारे में समझे थे ना, तो आप लोग याद नहीं करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, बस खाली पढ़ो, कॉपी में नोट करके जाओ। इसलिए आपको याद करना है ताकि कुछ समझ में भी आए, लगे जानकारी हो कि हम कुछ जानते भी हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है, अध्याय 6 ऊतक, दूसरा भाग है। इसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है, जो है पादप ऊतक की कल चर्चा कर लिए थे। आज हम लोग को जंतु ऊतक पढ़ना है। जंतु ऊतक क्या है, कल पढ़े थे कि कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं ना। तो देखिए जंतु जो बहुकोषीय जीव है, जैसे मनुष्य एक बहुकोषीय जीव है, तो हमारी शरीर जो है बहुत सारे कोशिका से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए हमारे शरीर में जो है ऊतक का निर्माण होता है। क्योंकि जब कोशिका बहुत सारा मिलता है तो ऊतक बनता है, और ऊतक बहुत सारा मिलता है तो अंग बनता है, और अंग बहुत सारा मिलता है तो अंगतंत्र बनता है, और अंगतंत्र मिलता है तो शरीर का निर्माण होता है, शरीर का गठन होता है। तो हम लोग बहुकोष के जीव है, इसलिए हम लोग का शरीर जो है किससे मिलकर के बना हुआ है, ऊतकों से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो जंतु में इसका क्या, इसकी परिभाषा लिखेंगे तो भाई कि जंतु में पाए जाने वाला ऊतक को जंतु ऊतक कहते हैं। जंतु में पाए जाने वाले ऊतक को क्या बोलते हैं, जंतु ऊतक। अब देखिए जंतु ऊतक की अगर हम लोग प्रकार की बात करें तो जंतु ऊतक देखिए कितने प्रकार के होता है, 1 2 3 4 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है, एपिथेलियमी ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है, पेशीय ऊतक होता है और तंत्रिका ऊतक होता है। कितने प्रकार के ऊतक होते हैं जंतु ऊतक में, 4 प्रकार के, एक एपिथेलियमी ऊतक, एक संयोजी ऊतक और एक पेशीय ऊतक और एक तंत्रिका ऊतक। अब एपिथेलियमी ऊतक क्या होता है, इसका काम क्या है हमारे शरीर में, तो देखिए एपिथेलियमी ऊतक जो है हमारे शरीर में, जैसे पेड़ पौधे में हम लोग पढ़े थे एपिडर्मिस पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एपिडर्मिस, जिससे जो है पेड़ पौधा ढका हुआ रहता है, यानी पेड़ पौधे के ऊपरे सभी भागों को एपिडर्मिस बोलते हैं। उसी प्रकार से हम लोग के जो ऊपरी परत है, जैसे कि त्वचा है, कि त्वचा सबसे ऊपर त्वचा है ना, तो ये एपिथेलियमी ऊतक का बना हुआ है, ठीक है। और यानी एपिथेलियमी क्या है, तो हम लोग का शरीर एपिथेलियमी ऊतक से ढका हुआ है। सबसे पहला बात तो हम लोग के शरीर जो एपिथेलियमी ऊतक से ढका हुआ है, यानी कि त्वचा का जो निर्माण हुआ है, जो त्वचा है कोशिकाओं का समूह यानी ऊतक है, तो कौन सा ऊतक है, एपिथेलियमी ऊतक है। और एपिथेलियमी कहाँ है, तो विभिन्न अंग, हमारे शरीर में विभिन्न अंग है, जैसे पाचन तंत्र में पढ़ोगे तो आमाशय पढ़ोगे, छोटी आंत बड़ी आंत सब पढ़ते हैं ना। तो एक अंग को दूसरे अंग से अलग कौन करता है, तो एक अंग से दूसरे अंग को अलग करने के लिए भी एपिथेलियमी ऊतक होता है, यानी कि कोई भी अंग होता है तो उसके ऊपर जो है एपिथेलियमी ऊतक होता है। अब हमारे शरीर में मान लो कि धमनी और शिरा है, तो जो धमनी और शिरा है जिससे ब्लड रक्त का परिवहन होता है, तो वो भी एक प्रकार का अंग ही है। और उसके चारों तरफ जो कौन सा ऊतक होगा, एपिथेलियमी ऊतक होगा। जैसे मान लो कि हम ये धमनी बनाते हैं, तो इसके बारी बारी बोला है ना, तो इसमें बारी बारी क्या होगा, एपिथेलियमी ऊतक है, यानी कि सभी अंग के ऊपर जो है एपिथेलियमी ऊतक होता है।
इसकी अगर हम लोग बात करें, लिखे क्या हो कि जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक एपिथेलियमी ऊतक होता है। ठीक है, आगे जो है एपिथेलियमी शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नाल, रक्तवाहिनी, नालिका, अस्तर, फेफड़ों की ऊतक एपिथेलियमी ऊतक के बने होते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एपिथेलियमी ऊतक अंदर भी होता है, बाहर भी होता है। बाहर पूरा शरीर ढका हुआ है तो किससे ढका हुआ है? एपिथेलियमी ऊतक। अंदर जो भी अंग है वो अंग के ऊपर क्या होगा? एपिथेलियमी ऊतक होगा। जैसे आमाशय की अगर हम लोग बात करें, देखो आमाशय इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, तो इसके ऊपर जो है तो कौन सा ऊतक होगा? एपिथेलियमी ऊतक होगा। कौन सा ऊतक होगा? एपिथेलियमी ऊतक। अब मुंह है तो मुंह में कौन सा ऊतक होगा? एपिथेलियमी ऊतक होगा। ऊपर तो ये है, अंदर भी एपिथेलियमी ऊतक होगा। जीव है तो कौन सा ऊतक होगा? ऐसे पेशीय ऊतक है, लेकिन ऊपर वाला भाग कौन होगा? एपिथेलियमी ऊतक होगा। आहार नाल समझिएगा कि आहार नाल यानी पाचन तंत्र। फेफड़ा है तो फेफड़ा में भी कौन सा ऊतक होगा? ऊपर एपिथेलियमी ऊतक है, यानी कि ऊपर होता है। कोई भी अंग के ऊपर कौन सा ऊतक होता है? एपिथेलियमी ऊतक होता है। ठीक है, आगे जो है हम लोग एपिथेलियमी ऊतक की प्रकार पढ़ेंगे। एपिथेलियमी ऊतक के प्रकार, इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे तब फिर संयोजी ऊतक में आ जाएंगे। फिर कैसे ऊतक, फिर तंत्रिका ऊतक। तो पहले एपिथेलियमी ऊतक समझिए, अब इसकी प्रकार की बात करेंगे। तो एपिथेलियमी ऊतक के प्रकार, ठीक है। तो एपिथेलियमी ऊतक जो है मुख्यतः जो है 3 प्रकार के होता है। एक सल्की एपिथेलियमी, एक घनाकार एपिथेलियमी और एक होता है स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक होता है। ठीक है, एपिथेलियम मुख्यतः कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। सल्की एपिथेलियमी हो गया, घनाकार एपिथेलियमी हो गया और स्तंभाकार एपिथेलियम हो गया। ठीक है, तो सल्की एपिथेलियम की अगर हम लोग बात करें तो यह कई परतों वाली चपटा ऊतक है। इसे सरल सल्की एपिथेलियमी भी कहते हैं। शरीर की रक्षात्मक कवच इसी से बनी होती है। यह जो है सबसे पहले सल्की एपिथेलियमी। सल्की एपिथेलियमी एक चपटा ऊतक है, यानी कि देखो होता क्या है, जैसे हम लोग की शरीर त्वचा है और त्वचा के नीचे क्या है? मांस है ना। तो मांस का निर्माण कहाँ से हुआ होगा? ऊतक से हुआ होगा, कोशिका से, वो कोशिकाओं के समूह से हुआ होगा। ठीक है, तो वो भी क्या चीज का, उसी को क्या बोलते हैं? सल्की एपिथेलियम बोलते हैं। देखो होता क्या है ना, तो लोग को पता होगा, जैसे प्याज का निचोड़ोगे तो उसमें से छिलका परत निकलते जाता है। यानी जो प्याज होता है एक वो इतना बड़ा नहीं होता, उसमें कई परत होता है ना। तो उसी प्रकार से हम लोग के जो शरीर है ना, उसमें जो मांसपेशी है कई परत से बना हुआ है। कितना, बहुत सारा परत होता है, लेकिन उस प्याज को उजाड़ा जा सकता है, इसको उजाड़ नहीं सकता है। ठीक है, तो परत बाई परत होता है, तो उसी को क्या बोला जाता है? सल्की एपिथेलियमी ऊतक बोला जाता है। किताब में आप निकाल के उसका चित्र देखो कि सल्की एपिथेलियमी कैसा होता है। अब तक तो आप लोग निकाल लिए होंगे, अगर निकालें तो निकालो। सल्की एपिथेलियमी ऊतक निकाल लिए। अब पलटो इधर, जंतु ऊतक निकल गया, ये देखो उसमें होगा सल्की एपिथेलियमी ऊतक होगा। ऊपर है, परत होता है। ऊतक का परत जो है हमारे शरीर में जो मांसपेशी होता है एक परत से मिलकर के कई परत होता है उसमें, और उसमें एक होता है सल्की एपिथेलियमी ऊतक। समझ में आया ही कि कई परतों वाली एक चपटा ऊतक होता है, इसमें सरल सल्की एपिथेलियमी होता है। शरीर की रक्षात्मक कवच है, इससे बनी होती है। अब देखिए एक घनाकार एपिथेलियमी होता है। ये क्या होता है? घनाकार, मैंने रचना के आधार पर है। ई क्या होता है? चपटा होता है। ई घन के आकार का ऊतक होगा तो उसको घनाकार ऊतक बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि यह कई परतों वाली घन जैसी आकार की होती है, इसलिए इसको घनाकार ऊतक बोलेंगे। देखो उसमें घनाकार एपिथेलियमी ऊतक लिखा हुआ है, लिखा है उसमें 4 से आकृति दिया है, उसमें देखो कि घनाकार कहाँ पर दिया हुआ है, देख लिए। तो घनाकार एपिथेलियमी है, क्यों? क्योंकि घन के आकार का है, इसलिए उसको घनाकार एपिथेलियमी ऊतक बोलेंगे। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? इसके बाद हम लोग स्तंभाकार एपिथेलियम की बात करें
तो स्तंभ की आकार की जो एपिथेलियम ऊतक होगा उसको स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक बोलेंगे। उसमें आप चित्र देखिए ध्यान से, तो स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक दिखाई दी आप लोगों को? कौन है? तीसरा है कि चौथा? तो कौन नंबर का है? तीसरा अस्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक है। देख लिए जो है इसमें क्या है, यह लंबी लंबी कोशिकाओं यानी कि रेशे जैसी से बनी होती है। इसमें बाल जैसे छोटे छोटे पक्षमाभ होते हैं। श्वसन नली इसी का उदाहरण है। आप देखिए स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक ये लंबी लंबी कोशिकाओं से बनी होती है। अब ऐसी लंबा लंबा कोशिका हो जाएगा, उसको अब बहुत सारा समूह बन जाएगा। क्या बन गया? इसके तरह एकांश की तरह बन गया, स्तंभ की तरह बन गया, इसलिए इसको स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक बोलेंगे। ठीक है, स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक बोलेंगे। और ये कहाँ पर उपस्थित होता है? तो खास करके श्वास नली में उपस्थित होता है। स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक कहाँ पर उपस्थित होता है? श्वास नली में उपस्थित होता है। समझ में आया? स्तंभ के आकार का जो एपिथेलियम ऊतक होगा उसको स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक, घन के आकार का जो ऊतक होगा उसको घनाकार एपिथेलियम ऊतक, जो सल्की एपिथेलियम यानी कि जो चपटा होगा और कई परतों से मिल करके बना होगा उसको सल्की एपिथेलियम ऊतक बोलेंगे। समझ में रहा है? अब हम लोग समझेंगे संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक, संयोजी का मतलब हुआ जोड़ने वाला ऊतक, एक को दूसरा का से जोड़ता है उसको बोलते हैं संयोजी ऊतक बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये ऊतक कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है और अंतःकोशीय अधात्री में घसी होती है। यह अधात्री जेली की तरह तरल संघन और कठोर हो सकती है। देखिए संयोजी ऊतक और इस ऊतक में क्या अंतर है? सबसे पहले तो ई वाला ऊतक में और ई ऊतक में क्या अंतर है? तो देखिए होता क्या है संयोजी ऊतक और इसमें, ई वाला एक क्या है, कोशिका एक दूसरे से जुड़ा होता है तो उसको ऊतक बोलते हैं। तो इसमें ज्यादा मैंने एक कोशिका दूसरा का कोशिका के बीच में ज्यादा बल से जुड़े होते हैं, जबकि इसमें जो है संयोजी ऊतक में ना ज्यादा बल से जुड़े हुए नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है? ये जो है संयोजी ऊतक में ज्यादा बल से नहीं जुड़े होते हैं और सरल आधात्री में धंसे होते हैं। एक कोशिका दूसरे कोशिका के जो आधात्री होता है उसमें धंसे होते हैं। आधात्री का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि रक्त कोशिका हो गया। रक्त के विषय में हम लोग समझते हैं कि रक्त क्या है? एक प्रकार की कोशिकाओं का समूह है, वो भी एक ऊतक है। उस रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। इसके जो कोशिका है आधात्री में धंसे होते हैं, यानी कि एक दूसरे से मिले होते हैं। बस इतना ही समझो कि एक दूसरे से क्या होते हैं? मिले होते हैं। जैसे इसके अंतर्गत जो है संयोजी ऊतक के अंतर्गत रक्त हो गया और क्या हो गया? अस्थि हो गया। जो अस्थि का मतलब कि हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं वो भी संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है। पूछा जाएगा कि हड्डी कौन सा ऊतक है? तो बोलेंगे संयोजी ऊतक है। रक्त कौन सा ऊतक है? तो बोलेंगे कि संयोजी ऊतक है। और उपास्थि भी होता है एक शरीर में हमारे, उसको समझेंगे क्या होता है, वो भी एक संयोजी ऊतक है। इसके बाद स्नायु, ओइलर तथा वसामय ऊतक, ये सब जो है संयोजी ऊतक का उदाहरण है। हम लोग अगर बात करें रक्त की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? रक्त की चर्चा करेंगे। हमारे शरीर में रक्त है ना, उसके विषय में सबसे पहले आप लोग बताओ कि रक्त का रंग कैसा होता है? हमारे शरीर में रक्त का रंग कैसा होता है बताओ? लाल रहता है कि नीला रहता है कि काला रहता है कि नीला कि पीला? बताओ तो हम लोग का रक्त कैसा है? नहीं, आज तक तो नहीं काटा ही रहा कनो। खून निकलता है शरीर से ना? किस रंग का निकलता है तुम्हारे शरीर से? तो बोलने में इतना शर्मा कैसे रही है? किसी का नीला पीला भी होता है क्या? 10 का इतना शर्मा रही है। काला भी निकलता है? हाँ, अरे काला निकला था, हो सकता है कि उसका ब्लड जो है जम गया होगा शरीर में और जमने के बाद काला पड़ जाता है। ठीक है, ये कारण हुआ होगा, नहीं तो काला नहीं होता, लाल होता है। ठीक है,
क्यों लाल होता है, कैसे लाल होता है, उसके विषय में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले रक्त। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। आपको जानकारी होना चाहिए कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसके कोशिकाएं प्लाज्मा में धंसी होती है। अभी हम लोग पढ़े ना कि सरला धात्री में धंसे होते हैं, तो जो रक्त कोशिका होते हैं प्लाज्मा में धंसे होते हैं। अब प्लाज्मा क्या है? जब प्लाज्मा भी एक रक्त का भाग है। प्लाज्मा कहने का मतलब रक्त में ही पाया जाता है, ठीक है। अब जो है रक्त की कोशिकाएं लाल रक्त कणिका, आरबीसी, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन आदि से बनी होती है। यानी कहने का मतलब जो रक्त का निर्माण होता है, जो हमारे शरीर में ब्लड है ना, ब्लड एक समूह है, कोशिकाओं का समूह है। उसमें क्या क्या रक्त में पाया जाता है, इधर लिखते हैं, इसके बाद इसको मिटा दें। रक्त में देखो पाया क्या जाता है, वास्तव में हम लोग को जो खून है ना, उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है, हम लोग बात करें तो उसमें होता है आरबीसी। इसको लाल रक्त कणिकाएं बोला जाता है, ठीक है। आरबीसी हम लोग के शरीर में होता है, लाल रक्त कणिका। इसके बाद क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, श्वेत रक्त कोशिका होता है। आप लोगों को ये सब नोट में लिखा दिया है, ठीक है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बस खाली आपको समझना कि हमारे जो शरीर है, शरीर में रक्त है, तो डब्ल्यूबीसी हो गया, आरबीसी हो गया, और क्या हो गया? प्लेटलेट्स हो गया, प्लेटलेट्स होता है। और क्या होता है? प्लेटलेट्स। और क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और ये देखो, ये सब मिला के देखते हैं, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, और हमारे शरीर में जो रक्त में जो भी पाया जाता है, जल, रक्त में तो जल भी होता है ना, तो वो सभी मिलाकर के जो प्लाज्मा बनता है। और इसको मिला दे, वही चारों को मिला दे, तो क्या बन गया? रक्त बन गया। क्या बन गया? ये रक्त बन गया। और प्लाज्मा की अगर हम लोग बात करें, प्लाज्मा की बात करें, तो ये देखो, प्लेटलेट्स हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, जल हो गया, ये सब मिला दे तो क्या बन गया? वो प्लाज्मा बन गया, ठीक है। यानी कि हमारे शरीर में प्लाज्मा और रक्त, प्लाज्मा एक रक्त का भाग होता है। प्लाज्मा क्या होता है? रक्त का भाग होता है। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है। देखिए, श्वेत रक्त कणिका के विषय में अगर हम लोग बात करें कि श्वेत रक्त कणिका क्या होता है, तो श्वेत रक्त कणिका जो है, सबसे पहले तो यह जो है एक रक्त का भाग होता है। श्वेत रक्त कोशिका की आयु की बात करें, हमारे शरीर में भी देखो कोशिका मृत होते रहता है, ठीक है। तो ये कोशिका कितने दिन तक जिंदा रहता है? श्वेत रक्त कोशिका, तो श्वेत रक्त कोशिका 4 से 1 सप्ताह, 4 दिन से 1 सप्ताह के अंदर में उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे मान लो कि कोई कोशिका बना, डब्ल्यूबीसी कोशिका बनी, तो कोशिका कितना दिन तक जिंदा रहेगा? तो 4 दिन से 7 दिन के बीच में उसका डेथ हो जाता है, ठीक है। यानी कि पूछा जाएगा कि डब्ल्यूबीसी का जीवन कितना दिन का होता है, जीवन काल कितना दिन का होता है? तो 4 से 1 सप्ताह के अंदर होता है, माने 1 सप्ताह के बीच होता है। कितना होता है? 4 से 1 सप्ताह के बीच होता है। इसका काम क्या है हमारे शरीर में? तो इसका काम हमारे शरीर में है बाह्य सुरक्षा, माने बाह्य सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा प्रदान करना। जैसे हमारे शरीर में कोई बीमारी वाला जीवाणु प्रवेश करेगा, तो उससे लड़ाई कौन करेगा? डब्ल्यूबीसी करेगा। यानी कि जो रोग वाहक हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे, जो बीमारी फैलाने वाले हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे, उससे मुकाबला कौन करेगा हमारे शरीर में? डब्ल्यूबीसी करेगा, श्वेत रक्त कोशिका करेगा, ठीक है। इसलिए इसको हमारे शरीर का सिपाही भी बोला जाता है। डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है? सिपाही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिपाही। क्यों सिपाही बोला जाता है? क्योंकि हमको बीमारी से ही सुरक्षा प्रदान करता है। अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी वाला जीवाणु प्रवेश करेगा, बैक्टीरिया प्रवेश करेगा, वायरस प्रवेश करेगा, तो सबसे पहले किससे मुकाबला उसको करना होगा? डब्ल्यूबीसी। अगर डब्ल्यूबीसी कमजोर हो गया तो आप बीमार हो जाइएगा। अगर आपका डब्ल्यूबीसी बढ़िया है, मजबूत है, उसको हरा दिया तो बीमारी खत्म, बीमारी नहीं होगा, आप सुरक्षित रहेंगे। समझ में आया? तो ये सब मजबूत कैसे रहेगा? तो खाना पीना से रहेगा, बढ़िया से खाना पीना रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगला जो है इसको सिपाही बोलते हैं। सबसे पहले तो डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? सिपाही बोलते हैं, याद रखिए।
अब आगे हम लोग बात करें तो लाल रक्त कणिका है, यानी कि आरबीसी की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आरबीसी का जीवन काल बता दो चलो। आरबीसी, इसका जीवन काल 4 दिन से 7 दिन के अंतर्गत होता है, ठीक है। अब इसका जीवन काल जो है 115 से 120 दिन के अंदर होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 115 से 120 दिन के बीच होता है। कितना होता है? 115 से 120 दिन के बीच होता है। समझ में आ रहा है? यह हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक, ये तो समझ में आ गया। देखिए, ये जो आरबीसी है, इसकी आयु पूछा जाता है, इसके जीवन काल पूछा जाता है 115 से 120 दिन, एकदम बढ़िया से याद करके रखना, ठीक है। अब हम लोग प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं या हीमोग्लोबिन की बात कर लेते हैं, जो भी है। पहले हम लोग हीमोग्लोबिन की बात कर लेते हैं। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन होता है ना, तो हीमोग्लोबिन जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हमारे शरीर में जैसे हम लोग श्वास लेते हैं, तो श्वास लेते हैं तो फेफड़ा से लेते हैं, यानी नाक से लेते हैं, फेफड़ा में जाता है। अब जाता है तो वहां से वो ऑक्सीजन हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं में जाना चाहिए। तो शरीर की सभी कोशिकाओं में ले जाने के लिए कोई परिवहन की जरूरी है, तो उसको ले जाने के लिए क्या है? रक्त है जिम्मेदार। अब रक्त में भी कौन? तो हीमोग्लोबिन है। वो रक्त ऑक्सीजन को अवशोषित करता है और शरीर के सभी भागों तक पहुंचता है। यानी ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। और देखिए, हमारे शरीर का रंग, हमारे रक्त का रंग जो लाल जो होता है, किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। पूछा जाएगा कि हमारे शरीर का जो रक्त होता है, मनुष्य के शरीर का रक्त लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन रहेगा तो ही लाल रहेगा, ठीक है। जिसके जिसके ब्लड में हीमोग्लोबिन रहेगा उसका रक्त क्या रहेगा? लाल रहेगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को? अब देखिए, हीमोग्लोबिन की अगर किसी को कमी हो जाए, कोई व्यक्ति है उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो गया, ब्लड टेस्ट कराते हैं ना, तो ब्लड टेस्ट कराते हैं तो वहाँ पर जो है टेस्ट कराएगा तो उसमें सब निकल रहेगा कि हीमोग्लोबिन कितना है, प्लेटलेट्स कितना है, आरबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना, सब लिखा हुआ रहता है। तो मान लो कि कोई व्यक्ति है, ब्लड टेस्ट करा, उसमें जो चीज का कमी हो गया, उसका कमी हो गया, हीमोग्लोबिन का कमी हो गया, तो उसको बीमारी हो सकता है। कौन सी बीमारी हो सकता है? एनीमिया होता है। कौन सा बीमारी होता है? एनीमिया होता है। आप लोग लिखे हो ना, हीमोग्लोबिन कारण जो है ब्लड का रंग जो है लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कमी कारण एनीमिया रोग होता है, सब लिख लिए आप लोग। अब हम लोग प्लेटलेट्स की चर्चा कर लेते हैं कि प्लेटलेट्स क्या होता है। देखो यहाँ पर प्लेटलेट्स लिखा हुआ है ना, तो देखो हमारे शरीर में जो भोजन है, भोजन करने का मतलब कि ग्लूकोज वगैरह के रूप में भोजन जब विघटित हो जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। खनिज लवण जो है हमारे शरीर में सभी भागों में जरूरी है, तो उन सब का परिवहन किसके द्वारा होता है? जैसे हम लोग पानी पिए, ठीक है, भोजन किए, पानी में खनिज लवण गया हमारे शरीर में, तो वो तो पेट में गया, तो पेट में सबका जरूरी है? नहीं, शरीर के सभी भागों में जरूरी है, सभी कोशिकाओं भाग, यहाँ नाखून तक चाहिए हमको खनिज लवण और भोजन। तो यहाँ तक कौन पहुँचाएगा? तो इसको पहुँचाने का काम जो है प्लेटलेट्स का काम है, ठीक है। भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? प्लेटलेट्स के द्वारा होता है। समझ में आया सब लोगों को? आगे हम लोग बात करें तो अब हम लोग पढ़ेंगे अस्थि संयोजी ऊतक। अस्थि के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अस्थि। अस्थि क्या होता है? देखिए यहाँ पर हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ लिए? हम लोग पढ़ लिए एपिथेलियम ऊतक पढ़ लिए, संयोजी ऊतक पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे संयोजी ऊतक में ही अभी एक अस्थि ऊतक होता है, ठीक है। तो अस्थि की विषय करें तो अस्थि का मतलब हड्डी होता है। क्या होता है? हड्डी होता है। तो हड्डी भी एक प्रकार का ऊतक है, कोशिकाओं का समूह है। समझ में आ रहा है? हड्डी जो है क्या है? कोशिकाओं का समूह है। अब उसको अस्थि बोलते हैं, साइंस की भाषा में हड्डी को क्या बोलते हैं? अस्थि बोलते हैं। वो जो है उसके कोशिका एक दूसरे से क्या होते हैं? एकदम प्रबल बल से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि एक कोशिका दूसरे का कोशिका के बीच बहुत ज्यादा बल कठोर होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत उन लोगों के दोनों के बीच आकर्षण क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। अब पूछा जाए कि हड्डी किससे मिलकर के बना होता है? जैसे देखो बोलता है कि यह ढांचा का निर्माण करता है, शरीर का आकार प्रदान करती है, यह ऊतक मांसपेशियों को सहारा प्रदान करती है, यह ऊतक मजबूत तथा कठोर होता है, इसका निर्माण कैल्शियम तथा फास्फोरस से होता है। देखिए, जो
फिर जो है कि कौन सा की बात कर लेते हैं हम लोग, अस्थि के बारे में बात करें, अस्थि के बारे में बात करें, किसका, अस्थि। अस्थि की अगर हम लोग बात करें तो हड्डी, इसको हड्डी बोलेंगे, हड्डी बोलेंगे। इसका काम क्या है, ढांचा का निर्माण करना। कोई शरीर हम लोग जो है, तो हम लोग का शरीर का निर्माण किससे हुआ है, जैसे एक बढ़िया हम लोग खा रहा, किसके कारण है, हड्डी से कारण। अगर हमारे शरीर में हड्डी नहीं रहता तो क्या होता, चटाई जैसा मोड़ आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, हम लोग के शरीर में अगर हड्डी नहीं रहता तो क्या होता, चटाई जैसा मोड़ क्या कोना में रख देते हैं, समझ में आ रहा है। तो इतना बढ़िया जो रूप है वो किसके कारण है, तो हड्डी के कारण है। और नहीं तो हड्डी किसी का शरीर में जैसे टूट जाता है किसी का पर, तो काम करना बंद कर देता है, खड़ा नहीं रह सकता। वही समझना है कि हमारे ढांचा का, शरीर का ढांचा है किसके कारण है, हड्डी के कारण। अगर हड्डी नहीं रहेगा तो चटाई जैसा आदमी भी मोड़ा जाएगा, टेंशन नहीं लेना, समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसका काम क्या है, शरीर को मजबूती प्रदान करना, सहारा प्रदान करना। सहारा यानी लाठी का काम करता है हड्डी, उसी के कारण हम लोग का शरीर जो सुदृढ़ है, इतना अच्छा है। और क्या चीज है हड्डी की विषय में, और हम लोग अभी बात किए, क्या बात किए, यह कठोर होता है, मजबूत होता है। हड्डी क्या होता है, कठोर भी होता है और मजबूत होता है। जैसे देखो मांसपेशी में ऐसे करोगे तो धंसता, लेकिन हड्डी छुओगे तो हड्डी धंसता है क्या, नहीं, कठोर होता है। और हड्डी किससे मिलकर के बना होता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है हड्डी का निर्माण किससे होता है, तो कैल्शियम, किससे होता है, कैल्शियम एवं फास्फोरस। क्या कहते हैं, हड्डी का निर्माण होता है कैल्शियम और फास्फोरस से होता है। समझ में आ रहा है सब लोगों को, कैल्शियम और फास्फोरस से होता है। आगे हम लोग बात करें हड्डी के बाद, देखो क्या होता है कि एक हड्डी दूसरा का हड्डी से जुड़ा। हम लोग का शरीर में केवल एक ही हड्डी थोड़ी है, बहुत सारा हड्डी है ना, हम लोग के शरीर में बहुत सारा हड्डियां। कितनी हड्डी है बता दो, आप लोग ये सब निचले क्लास में पढ़ना था, यहाँ पर उसका नहीं पढ़ना है। हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, 206 हड्डी होता है। कितना मानव शरीर में सामान्यतः जो है एक व्यापक में कितने हड्डियां होता है, 206 हड्डियां होता है। ये 206 हड्डियां होता है, तो ये आपस में कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। एक हड्डी से दूसरा का हड्डी क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। जैसे मान लो कि हम लोग शरीर में कहते हैं कि जोड़, जैसे कि क्या है, ये देखो अंगुली है तो यहाँ पर जोड़ है, यहाँ पर जोड़ है, यहाँ पर जोड़ है, हर जगह बहुत जोड़ है ना। तो ये जोड़ जो है, एक हड्डी को दूसरा का हड्डी कौन, कोई चीज को जोड़ने वाला होगा ना। जैसे एक ईटा को दूसरा का ईटा क्या जोड़ता है, सीमेंट जोड़ता है। कल हम लोग पढ़े थे उसमें भी लिग्निन के बारे में पढ़े थे, सीमेंट का काम करता है, पढ़े थे ना। तो हम लोग में जोड़ने का कौन काम करता है, ये हम लोग को समझना है, ठीक है। तो हम लोग के जो जोड़ने वाला है उसको बोलते हैं लिगामेंट, और वैसे बोलते हैं स्नायु। अभी यहाँ पर देखो हम लोग पढ़े स्नायु, क्या स्नायु बंधन होता है, बंधन। तो स्नायु बंधन की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, इसको लिगामेंट अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये क्या करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। एक हड्डी दूसरा का हड्डी से किससे जुड़ा होता है, स्नायु बंधन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, स्नायु बंधन। जैसे घुटना है, मैंने अब स्नायु बंधन कहाँ कहाँ पाया जाएगा ये बताओ हमारे शरीर में, तो जहाँ जहाँ जोड़ होगा, जैसे कि घुटना है, चमड़ी है, यहाँ कलाई है, अंगूठा, ये सब देखो जहाँ जहाँ झुकता वो सब क्या है, जोड़ है। और जोड़ यानी कि एक हड्डी दूसरा का हड्डी से कौन जोड़ता है, स्नायु बंधन जोड़ता है, या लिगामेंट उसी को बोलते हैं। समझ में आ रहा है, याद हो जाएगा क्या स्नायु बंधन क्या है, याद हो जाएगा क्या स्नायु बंधन हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। समझ में आया, कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो जहाँ जहाँ जोड़ होता है वहाँ वहाँ पाया जाता है। अब देखिए आगे एक शब्द लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, कंडरा लिखा हुआ है। कंडरा की हम लोग बात करें, ये क्या करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से, हड्डी को हड्डी से, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कंडरा की। तो कंडरा क्या है, तो देखो आप लोग लिखे हो, पढ़ के आना चाहिए था। कंडरा जो है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। कौन जोड़ता है, कंडरा जोड़ता है। मांसपेशी को किससे जोड़ता है, हड्डी से। जैसे देखो हाथ में यहाँ पर हड्डी भी है और मांस भी है ना, लेकिन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो जोड़ने का काम कौन करता है,
कंडरा कहता है। यानी कि मांसपेशी और हड्डी को कौन जोड़ता है? कंडरा जोड़ता है। समझ में आया सब लोगों को? अब देखो, बूढ़ा हो जाने के बाद, वृद्ध हो जाने के बाद क्या होता है? मांस हड्डी को छोड़ने लगता है। तो इसके पीछे कारण वही है, कंडरा में कमजोरी आने लगता है। ठीक है, आप देखेंगे बूढ़ बुजुर्ग लोग के हाथ में तो उनका जो है पैर में देखिएगा तो मांस झूला हुआ रहता है, यानी कि हड्डी को मांस छोड़ देता है। इसके पीछे किसका कारण होगा? कंडरा का कारण होगा। वो कमजोर हो जाता होगा, धीरे धीरे जो है कंडरा शरीर में उसका निर्माण होना बंद हो जाता होगा। इसलिए जो है हड्डी और मांसपेशी अलग होने लगते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा सब लोगों को, कंडरा के कारण मांसपेशी और हड्डी आपस में जुड़े होते हैं। अब देखो उपास्थि एक लिखा हुआ है। उपास्थि क्या होता है? अस्थि में उप लगा दिया गया तो उपास्थि हो गया ना। तो उपास्थि देखो होता क्या है? हड्डी है एक प्रकार का, लेकिन कौन सा हड्डी है? मुलायम हड्डी। कैसा हड्डी है? मुलायम हड्डी है। इसको मोड़िएगा तो टूटेगा नहीं, जबकि हड्डी को, अस्थि को मोड़िएगा तो तुरंत टूट जाएगा। हाथ को उल्टा सीधा कर दीजिएगा तो टूट जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ई वाला है, ये मेरा मुड़ता है, देखो ये तो मुड़ नहीं ना, यहाँ नहीं, जोड़ पर तो मुड़ेगा ही। यहाँ पर मोड़िएगा तो यहाँ पर मुड़ेगा नहीं, मुड़ेगा। यहाँ पर हड्डी है, लेकिन देखो कान में हड्डी है कि नहीं? ऐसे नहीं है, छू के देखो तो अपना अपना कान देखो तो हड्डी है कि नहीं है? कान में भी हड्डी है। नाक में हड्डी है कि नहीं बताओ तो? नाक में भी हड्डी है ना, लेकिन ये वाला हड्डी का तो मोड़ा जाता है ना। कान में हड्डी देखो मोड़ा जा रहा है, टूट नहीं रहा है, मुड़ जा रहा है आराम से। तो जो हड्डी मुलायम होता है, ठीक है, जिसको मोड़ा जा सकता है, उसी को उपास्थि बोलते हैं। यह क्या होता है? कठोर नहीं होता, मुलायम होता है। समझ में आ रहा है? यह एक प्रकार का हड्डी ही है, लेकिन कैसा हड्डी है? मुलायम हड्डी। समझ में आ रहा है? इसको मोड़ा जा सकता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये देखो, कान में पाया जाता है, नाक में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उपास्थि पाया जाता है। और जहाँ जहाँ भी जो हड्डी मुड़ता होगा, वो हड्डी मुड़ने वाला क्या बोलता है? उपास्थि बोलता है। समझ में आया? उपास्थि आ गया। क्या होता है? यह भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, जिसके कोशिकाएं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस अधातु प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। याद रखिएगा, ये जो उपास्थि है ना, जैसे इसको हम लोग पढ़े थे, मांस हड्डी वाला पढ़े थे, तो वो पढ़े थे कैल्शियम और फास्फोरस का पढ़े थे। लेकिन ये किसका बना होता है? प्रोटीन का एवं शर्करा इसका बना होता है। ध्यान रखिएगा, उपास्थि प्रोटीन और शर्करा का बना होता है। प्रोटीन और शर्करा का बना होता है। और ये भी एक संयोजी ऊतक है। और इसके विषय में क्या और हम लोग को समझना चाहिए? क्या करता है? यह अस्थियों को जोड़ों को चिकना बनाती है। जहाँ जहाँ अस्थि है उस जोड़ में ये पाया जाता है, इसीलिए देखो मुड़ता है। जहाँ जहाँ जोड़ है, क्योंकि हड्डी मुड़ता नहीं है, उपास्थि मुड़ता है। और हड्डियों में क्या करता है? जोड़ जोड़ पर चिकना बनाता है। क्या बनाता है? चिकना बनाता है। इसके बाद ये उपस्थित कहाँ कहाँ पर होता है वो समझ लो। नाक में उपस्थित होता है। के कौन हड्डी होता है उपस्थित होता है? उपास्थि उपस्थित होता है नाक में। और कहाँ पर उपस्थित होता है? कान में होता है। और कहाँ पर होता है? कंठ में होता है। उपास्थि उपस्थित होता है कंठ में। ठीक है, और कहाँ पर होता है? श्वास नली में होता है। और कहाँ आदि जो है उपस्थित होते हैं। यानी कहने का मतलब कि नाक हो गया, कान हो गया, कंठ हो गया, श्वास नली हो गया, इस सब में कौन उपस्थित होता है? उपास्थि। और कहाँ उपस्थित होता है? जहाँ जहाँ हड्डी का जोड़ होता है वहाँ उपास्थि उपस्थित होता है। इसमें चिकन कौन कौन खाते हैं? मुर्गा कौन कौन खाता है? इसमें मुर्गा सब देखो, उसमें होता क्या है? एक हड्डी होता है जिसको बाहर कर देते हैं। एक हड्डी जो होता है उसमें क्या करते हैं? वो खा जाते हैं लोग। ठीक है, जो खा जाते हैं वो है वाला उपास्थि। समझ में आ रहा है? आप समझ में आ गया? उपास्थि मुलायम हड्डी होता है। कहाँ कहाँ उपस्थित? तो जोड़ में होता है, ध्यान रखना पड़ेगा। आगे देखो, एरियोलर, अब एक शब्द लिखा हुआ एरियोलर लिखा हुआ है।
एरियोलर क्या चीज है, अब जल्दी खत्म करते हैं इसको, ठीक है। वो एरियोलर क्या है, यह भी एक संयोजी ऊतक है जो त्वचा और मांसपेशी के बीच रिक्त स्थानों, रिक्त नलिकाओं के चारों तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह हड्डियों के बीच रिक्त स्थान को भरता है तथा ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। देखिए एरियोलर क्या है, इसके विषय में आप लोग को जानना चाहिए। ये भी एक संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है, संयोजी ऊतक है जो त्वचा और मांसपेशियों के बीच, त्वचा और मांसपेशी, त्वचा देखो सबसे ऊपर वाला भाग को त्वचा बोलते हैं, नीचे त्वचा के नीचे क्या होता है, मांसपेशी, उसके बीच में वो एरियोलर पाया जाता है, ठीक है। इसका काम क्या है, रक्त नालिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह हड्डियों के बीच रिक्त स्थान को भरता है। इसका काम क्या है, हड्डियों के बीच रिक्त स्थान को भरना। जैसे एक मान लो हड्डी किसी का टूट जाता है, तो हड्डी किसी का टूट जाता है तो मरम्मत होता है कि नहीं, उसका होता है, जुड़ जाता है, प्लास्टर व्लास्टर होता है, 2-4 महीना के बाद ठीक ठाक हो जाता है। तो जो हड्डी जोड़ता होगा वो जोड़े वाला कौन है, यही है, एरियोलर है। कौन है, एरियोलर, यही हड्डी को जोड़ देता है, मरम्मत कर देता है, ठीक है, खाली स्थान को भरता है। यानी कि जहाँ जहाँ पर टूट जाएगा तो कुछ दिन के बाद यही ला करके भरता है, एरियोलर। अब देखिए वसामय ऊतक की हम लोग बात कर लेते हैं। किसके विषय में बात करेंगे, वसामय ऊतक। तो वसामय ऊतक क्या होता है, यह भी एक संयोजी ऊतक है। इसमें वसा का संग्रह होता है। यह त्वचा के नीचे तथा आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। देखिए वसामय ऊतक एक संयोजी ऊतक है। अब जितना भी पढ़ रहे हम लोग संयोजी ऊतक ही पढ़ना, ठीक है। तो संयोजी ऊतक है और ये कहाँ पाया जाता है, तो त्वचा के नीचे और अंगों के ऊपर पाया, मतलब बीच में, त्वचा और अंग के बीच में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वसामय। वसा वाला कोशिका से जो मिलकर के, वसामय कोशिका से मिलकर के बनेगा उसको वसामय ऊतक बोलेंगे, ठीक है। और इसका निर्माण किससे होता है, ज्यादा वसा खाने से होता है, ठीक है। वसा वाला पदार्थ यानी कि तेलीय पदार्थ ज्यादा खाइएगा तो वसामय ऊतक बनेगा। खास करके किसी का देखो पेट वोट निकला रहता है, तौंद निकला हुआ रहता है, तो वही इसी के कारण निकला हुआ रहता है, वसामय ऊतक के कारण होता है। चर्बी जिसको बोलते हैं, समझ लो ना, चर्बी, यहाँ चर्बी हो गई, यही वाला को बोलते हैं कि वसामय ऊतक हमारे शरीर में जो संग्रहित हो जाता है तो उसी को बोला जाता है कि चर्बी हो गया है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसके विषय में समझिएगा। ये ज्यादा हो जाएगा तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, ठीक है। ज्यादा हो जाएगा तो हमारे शरीर के लिए क्या है, नुकसानदायक है। इसीलिए बोला जाता है कि तेल बोला उतना चीज नहीं खाना चाहिए, ज्यादा वसा का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये देखो वसा ऊतक ऊष्मा का कुचालक होता है, ये ध्यान रखिएगा कि वसा जो ऊतक होता है ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक। वसामय ऊतक ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। तो अब देखिए हम लोग संयोजी ऊतक पूरा कंप्लीट कर लिए। संयोजी ऊतक क्या कर रहे हैं हम लोग, पूरा कंप्लीट कर लिए। वसामय ऊतक यानी कि वसा से जो ऊतक बनेगा, वसामय ऊतक कहाँ होता है, तो त्वचा के नीचे होता है और वो त्वचा और उनके बीच में होता है, समझ में आ गया। चर्बी इसको ही बोलते हैं। ये क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। अब हम लोग बात कर रहे थे पेशीय ऊतक। किसके विषय में हम बात करेंगे, पेशीय ऊतक के विषय में बात करेंगे। यह ऊतक लंबी कोशिकाओं की बनी होती है, इसलिए इसे पेशीय रेशा भी कहते हैं। यह ऊतक में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जो गति के लिए उत्तरदायी है। देखो पेशीय ऊतक जो है, सबसे पहले हम लोग अब तीसरा नंबर पर आ गए पेशीय ऊतक। तो यह लंबी लंबी कोशिका का बना होता है। कैसा कोशिका का बना होता है, लंबी लंबी कोशिकाओं की बनी होती है और इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। पेशीय ऊतक में क्या होता है, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। अब इसी के कारण क्या होता है, उसमें संकुचन होता है, यानी कि प्रसार होता है, संकुचन होता है। अब इसी के कारण कोई व्यक्ति चल सकता है, गति कर सकता है। हम लोग जो गति करते हैं किस ऊतक के कारण गति करते हैं, जैसे हाथ इधर उधर कर रहे हैं ना, तो हाथ इधर उधर कर रहे हैं तो हड्डी से नहीं हो रहा, संयोजी ऊतक से नहीं हो रहा, पेशीय ऊतक से हो रहा है, ठीक है। चाहे हम लोग चल रहे हैं या हमारे शरीर में कोई भी गति हो रहा है तो किसके कारण होता है, पेशीय ऊतक के कारण होता है। जीभ ऐसे से कर रहे हैं, जीभ भी एक पेशीय ऊतक का बना है, यानी कि जहाँ जहाँ पेशीय ऊतक होगा वहाँ वहाँ हम लोग गति कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक पेशीय ऊतक दो प्रकार से होता है, एक ऐच्छिक गति होता है, एक अनैच्छिक गति होता है, ठीक है।
तो अब हम लोग सबसे पहले हम समझते हैं पेशी ऊतक के प्रकार। पेशी ऊतक क्या है समझ में आ गया सब लोगों को? यह ऊतक लंबी कोशिकाओं से बनी होती है, इसलिए इसको पेशीय रेशा भी बोलते हैं। और ये ऊतक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिससे शरीर के लिए जो है गति के लिए उत्तरदायी होता है। अब पेशीय ऊतक के प्रकार तो दो प्रकार होता है, एक ऐच्छिक पेशी होता है, एक अनैच्छिक पेशी होता है। ऐच्छिक मतलब इच्छा के अनुसार जो ऊतक को हम गति करा सकते हैं, जो पेशी ऊतक इच्छा से गति करता है। जैसे हाथ है, इच्छा किया तो ऊपर किए, इच्छा किए तो बाएं किए, दाएं किए, कर रहे हैं ना, तो इच्छा के अनुसार इसमें गति कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा ऊतक होगा? ये ऐच्छिक पेशी ऊतक होगा। इसमें हाथ पैर में कौन सा ऊतक होगा? ऐच्छिक पेशी ऊतक। इच्छा के अनुसार गति कराने वाला ऊतक को ऐच्छिक ऊतक बोलते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ हमारे शरीर में ऐच्छिक ऊतक उपस्थित होगा? तो ऐच्छिक पेशी ऊतक हाथ में, पैर में और कान में है ऐच्छिक पेशी ऊतक। अपना मन करेगा तो कान हिला लेंगे, नाक हिला लेंगे, गर्दन हिला लेंगे, तो गर्दन में पेशी ऐच्छिक पेशी ऊतक हो। और बताइए, जहां जहां गति हो जाए, ठीक है, जहां जहां गति हो जाए, मुंह में ऐच्छिक है कि नहीं? मुंह को हम लोग जैसे चाहिए वैसे चला लेंगे ना। तो जो है इसमें क्या ऊतक है? ऐच्छिक पेशी ऊतक उपस्थित है। ठीक है, देखो वे पेशी ऊतक जिसकी गति हम अपने इच्छा के अनुसार करा सकते हैं उसे ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। यह पेशी हड्डियों से जुड़ी होती है, इसलिए इसे कंकाल पेशी भी कहते हैं। इसकी कोशिकाएं नालिक, बेलनाकार तथा शाखा रहित होती है। यह हाथ तथा पांव में उपस्थित होता है। देखो ऐच्छिक पेशी ऊतक एक चीज और समझिएगा कि इच्छा से जो गति होता है वो वाला पेशी ऊतक हड्डी से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा होता है? हड्डी से जुड़ा हुआ होता है। जहाँ जहाँ हड्डी है वहाँ हम लोग हिला सकते हैं। कितना लोग कानों से हिला देता है, कितना लोग एक्सपीरियंस होता है। एक दो दोस्त हमारे बचपन में वो लोग ना कहते कि कान हिला, तो जैसे गाय वगैरह बैल वगैरह का देखे, जानवर को देखे है ना, कान उनके पूरा हिला लेती है, कर देते हैं ना। तो वो सब जहाँ जहाँ हड्डी होता है और हड्डी मैंने कहा ऐच्छिक जो भी पेशी ऊतक होता है हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है और हड्डी की सहायता से उसको हिला लेता है। समझ में आ रहा है? गति करा देता है। अब देखिए ये जो है सबसे पहले एक कैसा ऊतक है, तो लंबी लंबी कोशिका होता है, ये भी ध्यान रखिए, लंबी लंबी कोशिका होता है। और जो है इसमें क्या होता है? बहुनाभिक होता है, एक से अधिक नाभिक होता है। चित्र देखिएगा किताब में तो समझ में आएगा। बहुनाभिक, ये जो कोशिका होता है एक से अधिक नाभिक होता है, केंद्र में एक से अधिक होता है। और बेलनाकार होता है। कैसा होता है? बेलनाकार, यानी कि लंबा लंबा होता है। आगे देखिए, हाथ पांव ऊपर। अनैच्छिक पेशी में हम लोग जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। ऐच्छिक हो गया, अनैच्छिक पेशी में क्या होता है कि वे ऊतक जिसको अपनी इच्छा के अनुसार गति नहीं करा सकते उसको अनैच्छिक पेशी ऊतक बोलेंगे। किसको बोलेंगे? जिसको इच्छा के अनुसार गति नहीं करा सकते उसको बोलेंगे अनैच्छिक पेशीय ऊतक। समझ में आ रहा है? जैसे कि देखो, अब दिल हम लोग का धड़कता है, दिल में गति होता है ना, तो दिल में गति होता है, धड़कन होता है, हृदय में धड़कन होता है, लेकिन इच्छा के अनुसार होता है। बताओ, इच्छा के अनुसार होता है? नहीं होता। धड़क रहा है तो धड़क रहा है, चाहेंगे कि अभी धड़को अभी बंद रहो, तो वैसा नहीं हो सकता है। हो सकता है? तो ये हो गया अनैच्छिक ऊतक। हृदय एक पेशीय अंग है, जीभ एक पेशीय अंग है। याद रखिएगा कि हृदय केवल पेशी से मिलकर के बना हुआ है, मांस पेशी का बना हुआ है। जीभ केवल मांस पेशी से मिलकर के बना हुआ पेशी, लेकिन जीभ को इच्छा के अनुसार गति करा सकता है, इसलिए इसको ऐच्छिक बोलेंगे। जबकि हृदय को इच्छा के अनुसार गति नहीं करा सकते, इसलिए इसको बोलेंगे अनैच्छिक बोलेंगे। समझ में आ रहा है? देखो वे पेशीय ऊतक जिसकी गति हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं करा सकते उसे अनैच्छिक पेशीय ऊतक कहा जाता है। यह लंबी कोशिकाएं जिसका एक सिरा नुकीली से बना होता है, इसकी अनैच्छिक पेशीय भी कहा जाता है। जो अनैच्छिक वाला होता है ना उसका एक सिरा नुकीला टाइप होता है। अनैच्छिक ऊतक जो बना होता है उसके कोशिका का एक सिरा जो है क्या बनना होता है? नुकीला बना होता है। ठीक है, इससे ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इसकी उदाहरण बात कर लेते हैं कि अनैच्छिक पेशी उसका उदाहरण, जैसे ऐच्छिक वाला याद की कि नाक कान ये सब जो हिला डुला सकते हैं, गति करा सकते हैं, वो इच्छा हो। और बिना इच्छा वाला कौन?
तो हृदय हो गया, कौन हो गया? हृदय हो गया। पुतली हो गया, पुतली भी है, अनैच्छिक है। और फेफड़ों की गति है, जो फेफड़ा की गति है वो भी अनैच्छिक है। हम लोग सांस लेने के लिए सोचते हैं, चलो सांस ले रहे तो फेफड़ा फुला रहा है, तो सोचना पड़ता है, सोचिएगा तब वो नहीं फुला पाएगा, ठीक है। और बिना सोचे काम होते रहता, अपने आप होता रहता है, अनैच्छिक हो जाएगा। मूत्र वाहिनी है, ये सब जो अनैच्छिक पेशी का बना हुआ है। अब हृदय की थोड़ा सा हम लोग अलग से चर्चा करते हैं। हृदय यहाँ पर लिखा हुआ, हृदय क्या है? हृदय की गति अनैच्छिक गति होती है, यानी हृदय की गति पर हमारा कंट्रोल नहीं है। यह है हृदय की गति पर हमारा कंट्रोल है नहीं, हृदय की धड़कन जो होता है नहीं कंट्रोल। आगे देखिए क्या है, हृदय एक पेशीय ऊतक का बना होता है। क्या का बना होता है? पेशीय ऊतक का बना होता है। इसकी कोशिकाएं बेलनाकार शाखा वाली तथा एक केंद्रीय होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, अब देखो समझ में आ गया होगा कि पेशीय हृदय जो है ना, पहले तो पेशीय ऊतक का बना हुआ, क्या का बना हुआ? पेशीय ऊतक का बना हुआ। इसका जो है लंबा लंबा कोशिका होता है, बहुनाभिक होता है। क्या होता है? बहुनाभिक होता है, याद रखिए। अब हम लोग का लास्ट बचा हुआ है तंत्रिका ऊतक बचा हुआ। कौन सा ऊतक बचा हुआ है? तंत्रिका। अब तंत्रिका ऊतक पता हुआ तो तंत्रिका कोशिका से मिलकर के जो ऊतक बनेगा उसको तंत्रिका ऊतक बनेगा। तंत्रिका कोशिका से मिलकर के जो ऊतक बनेगा उसको क्या बोलेंगे? तंत्रिका ऊतक, ठीक है। इसका निर्माण, इसके हमारे शरीर में क्या क्या काम है, इसका क्या क्या निर्माण है, तो देखिए ये मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होता है। पहला नंबर तंत्रिका कोशिका से मिलकर के बना है, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका कोशिका। अरे कल एक चित्र बनाया था ना, कल एक चित्र बनाया था आप लोग को। यही हो गया तंत्रिका कोशिका, ठीक है। अब इसकी लंबाई ना 1 मीटर तक भी होती है हमारे शरीर में। पूछा जाएगा कि सबसे पहले तो सबसे बड़ी कोशिका हमारे शरीर में कौन है? तंत्रिका कोशिका है। कौन है? तंत्रिका कोशिका है। इससे काम बनता है तो तंत्रिका ऊतक बनता है। अब तंत्रिका ऊतक मिलेगा तब तंत्रिका तंत्र अंग बनेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग की जो मस्तिष्क है, जो मेरुदंड है, ये सब मेरुरज्जु है, ये सब तंत्रिका ऊतक का बना हुआ होता है, ठीक है। क्या का बना होता है? तंत्रिका ऊतक का बना हुआ होता है। इसमें आप लोग पढ़े थे कि ये वाला को एक्सोन बोलते हैं, ये वाला को केंद्रक बोलते हैं, सब लिखे थे ना। ये वाला लंबा वाला जो भाग निकलता है उसको एक्सोन बोलते हैं, इसको केंद्रक बोलते हैं, इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। इसके अंदर जो द्रव होता है उसको क्या बोलते हैं? कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म बोलते हैं उसको। क्लियर? सबको समझ में आया है? ठीक है। मस्तिष्क मेरुदंड तंत्रिका ऊतक का बना होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी उत्तेजित होने वाला कोशिका तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। समझ में आ गया तुम लोगों को? ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम लोग 2 भाग में कंप्लीट किए, कल का में और एक आज वाला में, ठीक है। और आप लोग पूरा नोट कंप्लीट कर ही लिए। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगले हम लोग कल गणित वगैरह पढ़ेंगे, देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।